अभी आज प्रेजेंटेशन है बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट जिसने सिर्फ बच्चों की नहीं बड़ों की और पूरे इफ अगर मैं शायद ऐसा बोलूंगी ना कि पूरे ओएसएस की लाइफ चेंज कर दी है। ऐसा पावरफुल प्रोजेक्ट दैट इज मिसाल। मिसाल मीन्स टू बी एन एग्जाम्पल। बट काफी बार क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। सो डू यू थिंक के यंगस्टर्स जो है 15 साल 20 साल के बच्चे वो सही में प्रॉब्लम के बारे में सीरियसली सोचते हैं, या सोचते हैं तो सिर्फ सोचते ही हैं, या उसके सॉल्यूशन पे कुछ कॉन्क्रीट काम भी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? राइट? अभी मैं कुछ भी बोलूं या आप कुछ भी बोले, उससे बेटर है कि हम उनके ही जुबानी उनकी ही कहानी सुनते हैं। दे आर रियली लीडरशिप डेवलपमेंट, हाउ दे हैव डेवलप्ड एज अ लीडर एंड दी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ओनली इन देम बट इनटू सोसाइटी एज अ होल। राइट? सो फर्स्ट हम लोग उसका वीडियो देखेंगे, देन वी विल टेक शेयरिंग पार्ट। राइट? थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम सब हमेशा ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी सी जिंदगी जिए, हमारा देश प्रगतिशील हो, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हमें सब सुविधाएं मिले ताकि हम आनंद से हमारा जीवन जी सके, है ना? लेकिन सोचो, साथ साथ अगर हम ये भी चाहने लगे कि मुझे कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे मिले, मेरी धन संपत्ति बस कैसे बढ़ती जाए, सिर्फ मेरा परिवार सुखी रहे, फिर चाहे देश और समाज का जो होना हो वो हो। जिस देश में आम लोग स्वार्थी हो, जो अपना सोचे लेकिन देश और समाज का न सोचे, वो देश वो समाज कभी तरक्की कर पाएगा? हर समाज में कुछ लोग ज़्यादा आराम, बेहतर सुख सुविधा और आसान जिंदगी जी सकने वाले होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हर दिन संघर्ष होता है। वो पिछड़े हुए, पीड़ित, गरीब, अन्याय या असमानताओं के शिकार हुए होते हैं। कैसा वो समाज होगा जहां सुखी लोग स्वार्थी हो और दुखियों की मदद न करें? ताज्जुब है, हमारी शिक्षण व्यवस्था तो यही सिखाती है ना, बस मार्क्स लाओ और ऐसी करियर बनाओ जिससे ज्यादा पैसे कमा पाओ। बच्चों को यदि निस्वार्थ भाव से औरों के बारे में सोचने को न सिखाए तो कैसी होगी भविष्य की पीढ़ियां और कैसा होगा हमारा देश? पर इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान के भीतर निस्वार्थता, औरों की मदद करने की और कोई सुधार में अपना योगदान देने की एक भावना हमेशा छिपी होती है। तो ओएसिस ने सोचा, क्यों न नई पीढ़ी के भीतर छिपी इसी भावना को प्रोत्साहन दिया जाए और साथ में उनको जिस क्षेत्र में अपना योगदान देना हो उसमें नेतृत्व विकसित करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाए। उनको तो जरूरत है तो सिर्फ सही राह की और एक अवसर की। इसी मकसद से ओएसिस ने शुरू किया मिसाल प्रोजेक्ट, एक अनोखी स्पर्धा कि जो ऐसे वीर और वीरांगनाओं को ढूंढ रही है जिनके दिल में देश समाज में कोई सही बदलाव लाने की आग है। ऐसे किशोरों को परखकर उन्हें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देकर अपने सपनों की तरफ आगे ले जाना ही मिसाल का मुख्य ध्येय है। अब तक मिसाल स्पर्धा भारत के गुजरात, कश्मीर और बेंगलोर जैसे राज्यों में आयोजित किया गया है। तो क्या है ये मिसाल का विजन? कैसी है ये अनोखी स्पर्धा की डिजाइन? और बच्चों ने इससे क्या पाया और खुद के जीवन में क्या हासिल किया? चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। હું જે કરી શકી છું, મારા ડ્રીમની આગળ વધી રહ્યું છે ઓએસએસ મિશનના લીધે છે, અને આજે હું અહીંયા ઊભી રહીને બોલી શકું છું, મારા ડ્રીમમાં આગળ વધી રહ્યું છે ઓએસએસ મિશનના લીધે છે। તો ડ્રીમ્સને જ્યારે ડેડલાઇન્સ હોય ને તો બહુ જલ્દી રીતે પૂરું થાય। मिसाल का पहला स्टेज है निबंध लेखन, जिसके ज़रिए हमें बच्चों के विचारों के बारे में पता चलता है। स्कूल्स में जाकर बच्चों को बताया जाता है कि अगर आपको स्वामी विवेकानंद जैसा जीवन जीना है, सिर्फ खुद के लिए नहीं लेकिन समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, तो मिसाल आपके लिए है।
लीडर्स खुद सामने आते हैं और अपने विचारों को निबंध के रूप में लिखते हैं। उनके अक्षर या व्याकरण नहीं, बल्कि उनके विचारों के माध्यम से वे 60 से ज़्यादा गुण पाकर दूसरे स्टेज के लिए चुने जाते हैं। दूसरा स्टेज है ग्रुप डायलॉग। हम इसे ग्रुप डिस्कशन नहीं परंतु ग्रुप डायलॉग कहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो अपनी बात को कहे और उसे करे, परंतु ऐसे लीडर्स चाहिए जो सबके साथ डायलॉग यानी बात करें, उन्हें सुने, समझे और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने जीवन में भी उतारे। इस स्टेज की खासियत यह है कि यह 2 राउंड में होता है। पहले बच्चे अपने विषय पर प्रस्तुति देते हैं और दूसरे राउंड में वे एक दूसरे से चर्चा करके सबके अच्छे पॉइंट लेकर फिर से प्रस्तुति देते हैं और तब लगता है कि वह हृदय से बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी रटा नहीं होता। और इसमें जो विजेता होते हैं वे तीसरे और आखिरी स्टेज में जाते हैं। तीसरा और आखिरी स्टेज होता है फील्ड वर्क। मिसाल के टॉपिक्स भारत की हर समस्याओं पर ही होते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो भारत की समस्या पर अपने विचार रख सकते हैं, अच्छा बोल और लिख भी सकते हैं, लेकिन उसे करके दिखाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए इस राउंड में बच्चे फील्ड पर जाते हैं और अपनी लिखी और कही बातों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, और जो करके दिखाते हैं वही असली लीडर होते हैं। तो यह आखिरी स्टेज में भी कुछ महत्व के नियमों के साथ बच्चे अपनी टीम बनाकर एक सच्चे लीडर की तरह अपने विचारों को अमल में लाकर दिखाते हैं, और इस तरह इन सभी राउंड को पार करके जो विजेता बनते हैं वही असली मिसाल बनते हैं। I am born to be great. I want to make India better. I can. I just need a chance. कंपटीशन, इसको कंपटीशन कहना भी गलत है, क्योंकि ये माइंडसेट पे बेस्ड है। एक लिखने से अपने थॉट्स पोर करो, पहले आप क्या सोचते हो, फिर उसको वर्बली बोलो और लास्टली उसको फील्ड पे उतारो, वर्क करो। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपीरियंस था। एक राइज दी गई थी ऐसे शाइनिंग स्टार को जो लीडर्स है, बट उनको बस एक स्पार्क चाहिए, उनको एक लेवल चाहिए जिससे वो रेस हो सके, और वो लेवल दिया ओएसएस मूवमेंट की कॉम्पिटिशन। આપણે જે પર્સનલ સેટિસ્ફેક્શન થવું જોઈએ ને જે વસ્તુ કરીને હું મને આજ સુધી નહીં મળ્યું હતું, જે મને મિસાલ સાથે કનેક્ટેડ થઈને મિસાલ અને ઓએસએસ સાથે કનેક્ટ થઈને મળ્યું। एक कहानी बताना चाहूँगी कि मैं जब फील्ड वर्क करने के लिए गई तो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद जागरूक होंगी तो ही दूसरों को जागरूक करूँगी। तो मैंने मेरे घर से ही स्टार्टिंग की। घर के आगे जाते जाते समय एक रेलवे लाइन थी, वहाँ पे बहुत कीचड़ थी और लोग वहाँ पे कचरा फेंक के जाते थे। तो एक आदमी था, वो कचरा फेंक रहा था, मैंने उनको देखा, उनका फ़ोटो खींचा और उनसे वीडियो लिया कि आपको कचरा फेंकते समय कैसा महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम हमेशा आते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, कचरे की गाड़ी तो आती है, अपने घर पे भी कचरा कुंडी होती है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी आती नहीं है, रुकती नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे उनके। लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया, उनको कहा, तो उन्होंने सचमुच मेरी बात सुनी और वो कचरा उतनी कीचड़ में से उठा के लेके आए और अपने घर लेके गए। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी कि अगर आप नहीं होते तो मुझे ये पता ही नहीं होता कि हमारे बड़ौदा में एक इतनी अच्छी पहल जो ओएसएस मिसाल की तरफ से चल रही है, उसके बारे में मैं कभी जान ही नहीं पाती। सचमुच ये एक मिसाल है कि ये उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ ये प्रेजेंट करते हैं कि आज का युवा ये करता है, आज का युवा ये करता है। ये उन लोगों में से है जो युवा को सही दिशा दिखाना चाहता है कि नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। So we are very thankful to OSS મિસાલ। જજ તરીકે હું આવ્યો પછી મને જાણવા મળ્યું અને માનવા મળ્યું કે આ બાળકો જો સરખી દિશામાં એમને ગુણેપૂર્વક કુશળતાપૂર્વક તાલીમ આપવામાં આવે તો સમાજને બદલવા માટે આ ઉંમર એ સૌથી કારગર નીવડે છે। मुझे बहुत आत्मविश्वास आया। मेरे सामने अभी 100 के हजारों लोग भी रहे तो मैं उनके सामने बात कर सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ घर में बैठा बैठा ये सिर्फ सोचता रहता कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर वो तो मेरा सपना ही होता है।
ये मिसाल कंपटीशन खुद सीखने के लिए है। लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में मुझे जानने मिला, और मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या गलत है और क्या सही है वो भी हमको सीखने को मिलता है, वही मिसाल कंपटीशन से। मिसाल बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच मिसाल। Thanks to Oasis movement for making me a leader, for generating a leadership within me. थैंक यू ओएसएस मिसाल જેને પ્લેટફોર્મ આપ્યો કે ના હું જે કરી શકું, કરવી પડે કે કરી શકું છું। થેન્ક યુ મારા હાર્ટથી પહેલી વાર થેન્ક યુ ટુ મિસાલ વુમેન। તમે બધા ચેન્જ લાવવા માંગો છો? તમે બધા સોસાયટીમાં કોઈને કોઈ ચેન્જ લાવવા માંગો છો? બરાબર છે, તમારી પ્રોજેક્ટની થીમ લીધી હતી કે બીજા પણ તમારા ઇન્ટરેસ્ટના એરિયાઝ હશે, તમે ગમે તે કરશો, તમે કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ ચેન્જ લાવવા માંગો છો, તો એ ચેન્જ કેવી રીતે આવે છે? એ ચેન્જ માટેનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શું છે? નો, એ ચેન્જ માટેનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમે પોતે, યોરસેલ્ફ। તો હવે તમે સ્માર્ટ છો તો તમે પહેલા શું કરશો? કુહાડીને ધાર કાઢશો તો તમે ખુદને ધાર કાઢશો, તમે ખુદને તૈયાર કરશો। ગાંધીજીએ કીધું છે that be the change you want to see in the world। આ વર્ષે આપણે જેટલી પણ જગ્યાએ કોમ્પિટિશન્સ કરી આખા ઇન્ડિયામાં થઈને, તેમાં 1000 મિસાલ વિનર્સ થયા છે। જો તમે પાવરફુલ બનો તો આખા વર્ષમાં જો તમે કોશિશ કરો તો તમે કમસે કમ જ્યાં પણ તમે ભણો છો ત્યાં તમે 10 યુથને તમે ઇન્સ્પાયર કરી શકો। 2 વર્ષ પછી 1000 મિસાલમાંથી કેટલા મિસાલ થશે? અગર દરેક વ્યક્તિ 10 જણને મદદ કરે છે તો 10,000 થયા। 2 વર્ષ સુધી એમનું ધ્યાન રાખવું તો એ લોકો પણ 10 જણને ફરી હેલ્પ કરે તો કેટલા થવાના? 10,000 ના 1 લાખ। તો 5 થી 6 વર્ષમાં તમે બધા 1 મિલિયન મિસાલ ઉભા કરી શકો છો। 6 થી 7 વર્ષમાં આપણે અત્યારે છીએ તેમાંથી 1 મિલિયન મિસાલ। મારું સ્વપ્ન છે તમને બધાને લઈને કે આપણા દેશમાં 10 લાખ યુવાનો તમારા જેવા હોય, જે લોકો સાચી રીતે જિંદગી જીવીને સચ્ચાઈથી, ઈમાનદારીથી પોતાનું હાર્ટ ફોલો કરીને કોઈ પણ પ્રકારનું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા સરસ મજાની જિંદગી જીવે, એવા 10 લાખ યુવાનો હોય તો આપણા દેશની શકલ બદલાઈ ગઈ બદલાઈ। બી મિસાલ, લીડ મિસાલ, મિલિયન મિસાલ। प्रोग्राम होता है हमारा 4 इयर्स का एक प्रोग्राम है, वो हम उन्हें गिफ्ट में देते हैं, जिसमें जो बच्चों की लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आई है ना, उन्हें नर्चर किया जाता है। इंडिया में तकरीबन कितने सारे एनजीओज हैं, सैकड़ों एनजीओज हैं। आप कहीं पर भी जाके पूछोगे कि आप क्या करते हो, कोई कहेगा हम एनवायरनमेंट के बारे में करते हैं, कोई कहेगा हम ये करते हैं, कोई कहेगा हम पॉल्यूशन के बारे में करते हैं, कोई कहेगा हम प्लास्टिक, हम गरीबी के बारे में हम ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ओएसिस आप क्या करते हो, तो एक ही लिटी में आता है कि हम सही जीना सिखाते हैं। अब वैसे तो इतना ही है, पर सही में इतना नहीं है, क्योंकि जो सही जीना आता है ओएसिस में कभी ये नहीं सिखाते कि आप हमारे L3 वर्कशॉप में हमें यही सिखाते कि आप सही से कैसे जी सको, खुद को कैसे डायरेक्शन दे सको, सही आपको सही में आपका पोटेंशियल क्या है। बाकी सब जो होता है ना, हमारी लाइफ में चेंज आता है, हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है, वो सब राइपल इफेक्ट होता है पूरे L3 कोर्स का। जैसे कि मेरा ही मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे से स्टार्ट करूँ कि जब भी मैं व्हीकल चलाता था तो बहुत सारा पॉल्यूशन देख के मेरा दम घुटता था। यानी वैसे शारीरिक रूप से कुछ नहीं होता था, लेकिन मानसिक रूप से मेरा वो दम घुटता था कि इतना सारा पॉल्यूशन हम क्यों कर रहे हैं जबकि उसके ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन, पर
पूरा दिन मैंने इंटरनेट पे बिता दिया कि क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। तो मुझे इलेक्ट्रिक बाइक का पता चला कि ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर उस दिन से तो मैंने ठान ली कि चलो अब तो इलेक्ट्रिक बाइक घर में ला सकते क्योंकि इसका ऑप्शन अवेलेबल है। फिर मैंने जिद करके कुछ तकरीबन 10-12 महीने पहले घर में इलेक्ट्रिक बाइक हमने लाए और फिर आज मैंने तकरीबन कुछ 10,000 से 12,000 का मेरे घर का पेट्रोल बचाया, साथ में पूरी दुनिया में इतना पॉल्यूशन होने से बचाया। तो जब मेरे फ्रेंड्स सब स्पोर्ट्स बाइक लेके घूमते हैं, R15 और बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं कि हम इसमें घूमते हैं, लेकिन मैं जब मेरी इलेक्ट्रिक बाइक लेके घूमता हूँ ना तो मुझे वो बुलेट की बाइक से कम फीलिंग नहीं आती। वो राजा के जैसे मैं निकलता हूँ और वो जो प्राउड की फीलिंग होती है कि यार मैं दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे फैमिली को भी हेल्प कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। अब देखने की बात ये है कि हमें एलपी में कहीं भी नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक यूज करो, लेकिन फिर भी वो एक कहते हैं ना वो मिसाल का जहन में हमारे घुस जाता है कि नहीं हमें अब करना है, तो वो हर जगह हमारा दिखता जाता है। ये ऐसी प्रोसेस है जो एक बार करने से रुक नहीं जाती, जब जुड़ते हैं तब से उल्टी वो प्रोसेस स्टार्ट होती है कि हम मिसाल की तरफ किस तरह जा सके। ऐसी हमारे भी दोस्तों की बहुत सारी स्टोरीज है कि जब वो लोग L3 में आए, वो लोग मिसाल ज्वाइन किया, उन लोगों ने ओएसिस में ज्वाइन किया, तो किस तरह उनके भी जहन में वो मिसाल का स्पिरिट आ गया और उनसे उनकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ। तो उनसे ही सुनते हैं। साइनिंग ऑफ, हर्ष, 17 years old। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली आपको पता चलेगा होगा कि मिसाल इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हेलो, 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 आप सबको पता चलेगा होगा राइट कि मिसाल के थ्रू हमें लीडर्स मिलते हैं और ऐसे लीडर्स जिनको कुछ करना है। मेरे लाइफ की भी 2 स्टोरीज है एंड आई वांट टू शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिसाल विनर बना उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट 5 months अराउंड, एंड विद इन मेरा L3 कोर्स का 3 महीने हुए अभी तक, फर्स्ट बैच MHS1, और इन 3 months फ्रॉम पार्टिसिपेंट टू वॉलंटियर वो जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली थी। दिसंबर में कॉलेज मिसाल हुआ था अहमदाबाद में और वो मैंने लीड किया था। उसकी बात शेयर करना चाहूंगा तो आई एम इन 11th स्टैंडर्ड। सो सब छोटा छोटा समझते हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं कि छोटा बच्चा क्या करेगा, कोई सीरियस ही नहीं लेता है। जहाँ भी जाओ इग्नोरेंस होता है, वो बोलते हैं कि अरे ये बच्चे क्या करेंगे, तू बहुत छोटा नहीं है सब काम करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 जगह पे ऐसा भी बोल दिया कि तुम कर सकते हो ऐसा सब, तुमसे कैसे हो सकता है, तुम बच्चे हो अभी, पढ़ाई की उम्र है, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत सारा हार्ड पार्ट तब आता है कि जब टीम वर्क बिल्ड करना हो, साथ में ये सब स्ट्रगल्स हो। उसका एक स्टोरी है वो जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक दिन था, शायद लास्ट दिन, हम सब कॉलेज में परमिशन लेने जा रहे थे, लास्ट दिन था और पता चल गया था कि अब टीम वर्क बिल्ड करना है, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे अकेले नहीं करना था, हर जगह सबको काम करना था। और अगर एक लीडर के कारण टीम का ग्रोथ नहीं हो सकता तो लीडर किस काम का, राइट? ये बात समझ के टीम को पुश करना था उस दिन कि नहीं आज मैं कुछ नहीं करने वाला, आज आपको करना है। और वो हार्डेस्ट पार्ट था और मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था कि बहुत मुश्किल से टीम बिल्ड हुई है, क्योंकि सब मेरे एज के थे टीम में, सब छोटे छोटे, और मैं जानता हूँ कितनी नर्वसनेस होती है इस एज में, कितनी डिफिकल्टीज। और इन सब के थ्रू मुझे भी थोड़ा, मैं भी इनसिक्योर था कि अगर टीम वालों का थोड़ा ट्रस्ट इशू हो गए, प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी पुश किया। तो 2 मेंबर थे टीम के, वो गए प्रिंसिपल के पास। पहले तो सब कुछ बड़ा सब कुछ बोल दिया प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रिंसिपल ने बोला बेटा बैठो शांति से, कौन हो, कहाँ से हो, क्यों आए हो, शांति से बोलो। और फिर उन्होंने सब बात की, फिर वो भी बहुत खुश थे, उनका भी ग्रोथ हुआ था, उनकी नर्वसनेस थी सब चली गई थी। एंड तब से उन्होंने भी उनकी जर्नी शेयर की थी। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे कारण उनका भी ग्रोथ हो रहा है
और वो भी अपने डर दूर कर रहे हैं, अपने डिफिकल्टीज से ऊपर आ रहे हैं। सो टीम वर्क बिल्ड करना, इग्नोरेंस, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता था हमको। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ पे परमिशन लेने जाऊँ, ओरिएंटेशन लेने जाऊँ, तो प्रिंसिपल वो सब, बेटा तू बोल पाएगा, तो इन सब बच्चों के सामने बोल पाएगा। और कॉलेज वालों से तो मैंने लिटरली ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं उनके सामने बोलने जाऊंगा तो सामने से पेपर बॉल्स आने वाले हैं, चौक फेंकने आने वाले, आवाज करने वाले, मेरे को कोई सुनने नहीं वाला है। बेसिकली वही था, बट वहां पर भी मैं गलत था। मैंने वो सारे डर भी दूर करने थे और बहुत कुछ स्ट्रगल्स था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जो सिस्टम है हमारी, तो वो बच्चों को बहुत इग्नोर करती है कि ये कुछ नहीं कर सकते इस एज में, इनके पास वो क्वालिटीज नहीं होती अभी। एक्सपीरियंस के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। सो इन सब चीजों से मैं गुजरा एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं, मैंने कर दिया और मैं खुश हूँ अपनी जर्नी से कि इतना कुछ अचीव किया, वो भी इतनी स्मॉल एज में। और एक और एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मैं छोटा था, ये ओएसिस के पहले का है, छोटा था तब पापा मेरे को कचरा कहीं फेंकने नहीं देते थे। मैं कहीं भी कचरा फेंकूं तो बोलते नहीं, मेरे को डांटते थे कि अपने पास रख दे, पॉकेट में रख दे, बैग में रख दे। तो तब से वो आदत माइंड में बैठ गई तो बैठ गई। मैं कचरा कहीं पे भी जाऊँ, पॉकेट या फिर बैग। तो स्कूल में क्या होता है कि किसी का अगर बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, तो चॉकलेट्स मिलती है। सो सब चॉकलेट के रैपर्स मुझे देखे जाते हैं कि ये कचरा वाला ये रख लेगा। उनको फनी लगता है, बट फॉर मी वो प्राउडफुल मोमेंट होता है कि नहीं, वो एटलीस्ट कचरा वो रास्ते पे तो नहीं जा रहा, वो सही जगह पहुंच रहा है। और वो भले कचरा वाला करके चिढ़ाते लिटरली, बट आई थिंक वो थोड़े गलत है। मैं सफाई वाला हूँ, कचरे वाले वो है। yes? सो बहुत सारा होता है। अब बेसिकली मेरा सबसे बड़ा लर्निंग यही था कि अगर आप छोटे हो तो अंडर एस्टिमेशन बहुत होता है और ये सब कुछ चेंज करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा था, ये सब प्रोसेस से पेरेंट्स को भी चेंज लाने थे, खुद को बिल्ड किया, साथ साथ पेरेंट्स को भी बिल्ड करना था। और वो तो बहुत बड़े, राइट, 3-4 जनरेशन गैप हमारे बीच में था, वहां पर चेंजेस लाने। सो वो भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट था, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मैनी प्रोसेसेस, पेरेंट्स ने भी मेरे में कुछ देखा, उनमें भी चेंजेस आए। सो आई एम हैप्पी बीइंग अ लीडर, शाइनिंग ऑफ होम 15 years. Good morning to let me tell how I was before Misal. I was very irresponsible, careless. I used to waste time, and I was like, if I have a chocolate, instead of keeping it or throwing it in dustbin, I used to throw on roads. I used to think like, if I throw a small piece of chocolate paper, it doesn't matter. I used to think like that. Then even if my friends, they used to tell me, no, you shouldn't do that. Then I used to say, okay, then you keep it. Then I joined Misal during the time of the 3 rounds. In the final round, when I went out to do the field work, people used to say, you are a small kid, do you want all these things? Why can't you just sit and read? They used to say like that. Then I used to ignore them. Again I went on, and few used to say, why can you do this? Will you be able to do? And then I said them, sir, I have chosen this. I think I will definitely do this. At any cost, I am gonna complete that. And I completed. After my first workshop, I learned that before telling people that they need to change, we need to be the change first. Like first we need to change, and then only we can change others. Then after my workshops, I started like, instead of throwing the chocolate papers outside on roads, I started keeping it in pockets or in my bag. Then again, wherever I used to go out, I used to pick the dirt, like plastic bottles, wrappers. I need to throw it in our dustbin or a place where it has to be thrown. And the main thing which I learned in Misal is helping others. Not that before I was not helping others, I was helping them. If a beggar comes to me and asks for money, I used to give him. But I was not knowing that whether he will use that money for good cause or a bad cause.
He might use it for a good cause to feed his family or feed himself, but he can also use it for a negative one, like having alcohol or something like that. Then after my workshops, I gave a thought over there, and if anyone comes and asks me for money, I should ask them why you need the money. If they ask like I need to have food, okay, come with me, I will buy you food whatever you want. I started changing like that. If we give money, they will be like, one side they will become lazy, like they will get money so that they can do whatever they want. But if they get only food, then they will be like they won't get money for other needs. So there we can bring a small change which can become a very big revolution over there. We all say that we need to do something, and everyone has a thought that it has to be changed, but no one works for that change. But instead, Misal is such a thing which will help people to work for a change. If we keep thinking in mind, and if we know that this is the problem, these are the problems, and even we'll be knowing the solutions also, but we won't work on it. But Misal is such a thing which will help everyone to work on that change. Thank you. Hello everyone. Happy morning. मैं फैनिल हूँ और नवसारी से हूँ। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिस पे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। हमारे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्या चॉइस लेनी चाहिए उसका पता नहीं चलता। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, वो स्टोरी मैं आपको कहना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा L3 की वर्कशॉप थी 3rd ईयर की, और 2 दिन पहले मेरे अंकल की डेथ हो गई। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। एक और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी बहुत सारी फीलिंग्स है अंकल के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे है कि मुझे वहाँ रहना चाहिए। दूसरी ओर L3 है जिसका 3rd पार्ट है, 3rd ईयर है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस सिचुएशन में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। और पहले तो मैंने मना ही कर दिया फीलिंग्स में आके, घर वालों को ये बात मान के कि मुझे नहीं जाना, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। फिर रात को मैं बैठा, सोचा कि अभी जो हो गया है उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरे को आगे क्या करना है जिससे मुझे बेनिफिट मिले। तो अभी जो हो चुका है उससे तो उसको बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है उसको तो वो तो मेरे हाथ में है ना, तो उसे तो मैं बदल सकता हूँ। मैंने सोचा, सॉलिट्यूड लिया, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सो L3 तो मैंने वो चूज किया। बहुत आप समझ सकते हो कि अगर आप मेरी सिचुएशन पर होगे तो क्या करते। कोई घर पे किसी की डेथ हो गई जो आपके बहुत नजदीक है, और इट्स वेरी टफ डिसीजन जो मैंने लिया था। और मैंने L3 में जाने का रात को फैसला किया और सुबह फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। और मैं L3 में गया और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे बहुत प्राउड फील किया कि मैं उनके लिए मिसाल बन सका। लाइफ में ऐसी सिचुएशन मेरी पहली बार आई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, और बहुत टफ डिसीजन था। मेरे माइंड में ऐसा भी चल रहा था कि घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिलेशन टूट जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन व्हाट इज प्रायोरिटी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मैंने ऐसा सोच के L3 चूज किया। और मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अपना ग्रोथ देखा, नहीं कि मेरे जिससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला वो नहीं देखा। सो मैं उस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ, और मैं अपनी बैच के लिए एक मिसाल बन सका, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। थैंक यू। My name is Anushri and I'm from Baroda. मिसाल ये हम सबको एक एहसास दिलाता है कि अब हम कोई भी चेंज ला सकते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग्स में।
तो मैंने सोचा क्यों ना हम घर से ही शुरुआत करें एक छोटी सी। तो क्योंकि मैंने भी होम स्कूलिंग किया है, तो मेरी दीदी की एक छोटी सी लड़की है 2 साल की, तो मैंने दीदी को सजेस्ट किया कि आप एक बार सिर्फ समर ही मूवी देख लो एंड आपको बहुत पसंद आएगी और आप सिर्फ एक बार देख लो बस, और कोई कुछ नहीं मैंने आगे कहा। तो पहले तो उसने कहा कि नहीं अभी टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, छोटे बच्चे होते हैं इसलिए इसमें बिजी होते हैं पूरे दिन, तो बहुत मना किया। फिर मैंने बोला नहीं दीदी आज तो मैं आपके घर आ रही हूँ, हम साथ मिलकर देखेंगे ये मूवी। और वैसे करके मूवी एक बार देख ली, उनको बहुत पसंद आई एंड देन शी डिसाइडेड कि ये तो पूरी फैमिली को मिलकर देखनी चाहिए मूवी, क्योंकि बच्चों के ऊपर कुछ भी हमें वर्क करना है, बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए कुछ भी करना है तो पूरी फैमिली को उसमें सपोर्ट चाहिए। इसलिए पूरी फैमिली के साथ बैठकर वो मूवी देखी एंड देन दे डिसाइडेड कि बच्चों को भी हम फ्री एनवायरनमेंट देंगे, कि उनको एक बार समझा देंगे, बट देन इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर दे वांट टू डू समथिंग या नहीं। और उन्होंने फिर एक छोटी सी पहल शुरू की घर से ही कि उनकी बेटी को पेंटिंग का बहुत शौक था, कि तो कलर्स फिर वाटर वगैरह लेकर बैठती थी और करने के बाद गंदा तो होता ही है और गंदा छोड़कर वो चली जाती थी तो कुछ दूसरी एक्टिविटी करने के लिए, और तब तक दादी होती थी घर पे तो वो साफ कर लेती थी सब कुछ। एक दिन उसको समझाया कि देखो बेटा ये हमारा घर है, हम सब इस घर के हम सब लोग एक परिवार है और घर पे जो लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद की चीज़ अपने आप से पूरा बटोर रहे हैं। और उसको पता नहीं 2-3 दिन के बाद कभी दादी कुछ बिजी होगी तो वो वैसा का वैसा रह गया एंड शी वेंट टू द किचन, उसने कटका लिया और साफ करने की कोशिश की और इसके बाद उनको पता चला कि नहीं इट रियली वर्क्स। सो अभी दे हैव प्लान्ड सो मच थिंग्स टू ग्रोथ जिससे हो सके बच्चों का। आई एम वेरी ग्लैड कि इतना छोटा सा चेंज आया और एक बच्चे की जिंदगी काफ़ी सुधर गई। एंड इन द एंड मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि मिसाल अपने आप में काबिलियत है, पर मिसाल बनने के बाद जो हमें ये कॉन्फिडेंस दे जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चेंज ला सकते हैं, वो हमारे साथ पूरे फ्यूचर हमारे साथ रहता है। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। मिसाल એટલે मैं ऐसा सोचता हूँ कि खुद में चेंज आए फिर सोसाइटी में चेंज लाए। तो मेरी बात करता हूँ, मुझे एक बात की लत लग गई थी, मुझे कॉफ़ी चाहिए એટલે चाहिए। सुबह मैं घर से निकलता हूँ तब कॉफ़ी पीते जाता हूँ और शाम को घर पे आता हूँ तब कॉफ़ी चाहिए। जो मम्मी नहीं बनाती ना तो मैं उसको डांटता था, तुझे पता है मुझे चाहिए तो क्यों नहीं बना रही है। फिर मैं इधर DIC में आया तो मुझे पता चला कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा, ठान लिया इधर से मैं घर पे जाऊंगा और मैं कॉफ़ी छोड़ दूंगा। फिर घर पे गया तो मैं मम्मी ने बोल दिया कि तू मुझे कॉफ़ी मत दे, तो मम्मी तो नहीं दे रही थी तो मैं टपरी पे जाके पी लेता था। फिर मुझे सोचा मुझे छोड़ना है तो छोड़ना ही है, कुछ भी करूं पर छोड़ना तो है। फिर मैंने बंद कर दी, धीमे धीमे छोड़ दी। अब मैं प्राउड से बोल सकता हूँ कि मैंने 3 मंथ से कॉफी नहीं पी है। मेरे में तो बदलाव आ गया, वो कैसे आया तो मुझे पता। तो उसी तरह मेरी फ्रेंड था, उसमें भी मैंने चेंज लाने की कोशिश की। तो उसको भी एक बात की लत लग गई थी, वो स्मोकिंग कर रहा था और उसकी एक ही किडनी काम कर रही थी, दूसरी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने उसको बताया तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो तू स्मोकिंग करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तुझे लाइफ में कितना सारा करना है, जो करना है तू जीवित होगा तो कर सकेगा, तू ये छोड़ दे। तो उसने तो मैंने एक बार बोला तो उसने नहीं छोड़ा। तो मुझे लगा यार ये तो इग्नोर कर रहा है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो अब मैं क्या करूं। फिर मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया और उसको बोला तो दिन की कितनी
पी रहा है, तो उसने बोला मैं 5 पी रहा हूँ। तो मैंने बोला तू ऐसा कर, 5 में से 4 कर, 4 में से 3 कर, 3 में से 2 कर, 2 में से 1, तो 1 तक तो वो आ गया धीरे धीरे करके। फिर 1 तक आया तो वो मुझे बोल रहा है अब मैं नहीं छोड़ूंगा, 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला यार इतना कर दिया है तो अब 1 क्या तू छोड़ रहा है। फिर उसको ये पता नहीं बाद में क्या हुआ, उसने मुझे सामने से आके बोला ध्रुवील तू जो कर मेरे लिए कर रहा है ना वो अच्छा है, अब मैं 1 भी छोड़ दूं, 1 पी रहा हूं वो भी छोड़ दूंगा। तो उसने फाइनली 1 मंथ हुआ उसने छोड़ दी है। और वो उसके मम्मी पापा मुझे आके बोलते हैं तो तूने ऐसा किया इसलिए मेरे बच्चे सुधर गए, जो तू नहीं होता मैं भी नहीं कर सका वो तूने कर दिखाया। तो मैं भी चेंज हो गया, मेरा फ्रेंड भी चेंज हो गया। अब सोसाइटी को चेंज करने की बारी आई। तो मैं रास्ते से जा रहा था तो एक डस्टबिन थी, तो उधर से एक आंटी कचरा उठा रही थी, तो सब प्लास्टिक उठा रही थी, पर जो बॉल पेन आती है ना पेन वो नहीं उठाया। मैं तो सोच में पड़ गई है पेन क्यों नहीं उठा रही है, वो भी प्लास्टिक है ना। तो मैं उधर गया, वो आंटी के साथ थोड़ा सा बात की, फिर उसको पूछा आप बॉल पेन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो उसने बोला ये बॉल पेन रिसाइकल ओनली जो बनाते हैं ना वो कंपनी कर सकती है। तो मुझे लगा 1 पर्सन नहीं उठा रहा है तो वो कितने सारे क्यों नहीं सब उठा रहा है। फिर मैं बुक स्टोर में गया, उधर से बोला पूछा इन्फॉर्मेशन ली ये बॉल पेन किधर से आती है। तो उसने होलसेल वाला, इसलिए मैं कंपनी का कांटेक्ट कर लिया, उसका कांटेक्ट नंबर बिल्ड किया, मैंने उसके साथ बात कर ली। तो मैं मेरे स्कूल में ओरिएंटेशन किया और सबको बोला मैं डेली सैटरडे आऊंगा, आप बॉल पेन अपने पर्स में या बैग में रखना, मैं कलेक्ट कर जाऊंगा। तो हाँ वेस्ट बॉल पेन जो यूज नहीं फिनिश हो गई वो सब। तो मैं गया डेली सैटरडे, पहले तो कम आ रही थी, अब मैं जाता हूँ ना तो मैं जो बक्सा लेके जाता हूँ वो भी मुझे कम पड़ रहा है। अब मैंने अभी तक 58 केजीज बॉल पेन कलेक्ट की और उसको दे दी। और उसने बोला कि तू ये क्यों कर रहा है वो। तो मैंने बोला ये वेस्ट है, तो उसने भी मुझे हेल्प की कि जो ये रिसाइकल होते हैं उसमें से जो बॉल पेन बनेगी ना वो मैं तुझे ही दूंगा। तो उसने मुझे बॉल पेन दी, तो मैंने वो बॉल पेन नवसारी में मुंगा बेरा की एक स्कूल है उधर में जाके दे दिया और अनाथ आश्रम में दे दिया। इसी तरह जो हमको मिला है वो हम दूसरे को भी दे सकते हैं। और मुझे मेरे घर के पास एक गवर्नमेंट स्कूल है, उधर में गया एक दिन, तो मैंने देखा कि सबको पढ़ना है पर कोई पढ़ाता नहीं है, उसमें धगस है मुझे कुछ करना है पर कोई पढ़ाता नहीं है। तो मैंने 12 बच्चों को ऐसे मैं सैटरडे संडे मेरे घर पे 2 से 3 कलाक पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री। और उसकी मम्मी पापा मुझे बोलते हैं तो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने बोला इसको जरूरत है, उसकी नीड है, तो उसको मेरे पास है तो मैं दे सकता हूँ तो दूं। तो उसके पापा मम्मी बोलते हैं तू जो कर रहा है वो अच्छा है। तो तभी मुझे होता है मैं कुछ समझ के लिए कर रहा हूँ। Signing Dhruvil from 17 years old. Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Good morning. तो मैंने जब से वॉइसेस स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बढ़ गई है बहुत सारी। तो मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं एज अ लीडर था। तो पिछले साल जब मैं कोचिंग जा रहा था पढ़ने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन वहाँ पे एक टीचर था जो कि तवज्जो नहीं दे रहा था पढ़ाई की ओर। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बोल रहे थे आपस में कि हाँ ये पढ़ा नहीं रहा है, सीधे अच्छी तरह नहीं पढ़ा रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमें अब कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना था कि इस तरह हो रहा है, लेकिन किसी में जरूरत नहीं थी कि वो कोऑर्डिनेटर से जाए और उस टीचर को बोले कि ये अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रहा है।
तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे भी बोला और आपस में शेयर भी किया कि हाँ इस तरह से टीचर है, पढ़ा नहीं रहा है अच्छी तरह से, तो हमें इसको चेंज करना है क्योंकि हमारी पढ़ाई है, हमें तो फायदा मिलना चाहिए पढ़ाई से। तो क्या हुआ, उनको मैंने पूछा कि आप में हिम्मत है तो आप जा सकते हो कोऑर्डिनेटर के पास, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमने तो पैसे दे दिया है उसको, पहले ही देने पड़ते हैं ना पैसे, तो हमने दे दिए है लेकिन कुछ हासिल नहीं करते हैं उस टीचर से। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उनको मोटिवेट किया था कि आप जाओ, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट नहीं हुए। तो उसके बाद मुझे खुद जाना पड़ा कोऑर्डिनेटर के पास, और उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेटर ने बोला कि हाँ इस तरह बात है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोली। तो मैंने बोला पहले ही कि मैं डर रहा था और जो बाकी फ्रेंड्स है वो भी डर रहे थे, तो अब मैंने थोड़ी सी हिम्मत की है, तो अभी बोलने जा रहा हूँ। तो उसके बाद तुरंत उसको चेंज किया गया, और जो बाकी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझ पे अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने ये कर दिखाया, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी लीडरशिप क्वालिटी है वो मुझे बढ़ गई, मुझ में हौसला बढ़ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये स्टोरी थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। First of all, proudly say good morning to all my family members. Good morning. मेरी जर्नी आपको बताने जाऊँ उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ कल मेरे साथ, तो बताने जा रही हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, बट कल हम 9 बजे यहाँ पहुँचे, तो मैंने नीचे जाके देखा कि मेरी घड़ी बंद हो गई है। ओ माय गॉड, मेरी घड़ी बंद हो गई। देन आई थिंक वाओ, मेरी घड़ी भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि वहाँ रूटीन लाइफ में घड़ी के साथ चलना पड़ता है, और यहाँ तो माइंड ही सेट है कि इतने बजे ये करना है, कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता है। तो मैं खुश हूँ कि मेरी घड़ी बंद हो गई है, फिर भी मैंने पहनी है। मेरी जर्नी आपको बताने जाऊँ तो मेरी जर्नी कुछ उल्टी स्टार्ट हुई। मुझे पहले मौका मिला जज बनने का, मैंने मिसाल में जजिंग की। अरे यार, तब तो जलन हुई कि मुझे जज नहीं बनना है, पर मुझे पार्टिसिपेंट बनना है और मुझे विनर बनना है। फिर ध्यान रखा कि कब प्रोजेक्ट आएगा। फिर प्रोजेक्ट आया, मिसाल किया, MHS1 में आए। MHS1 ने बहुत सारी चीज़ें दी मुझे, इसमें से कुछ बताने जा रही हूँ आपको। MHS1 में मैं जब आई तो मुझे पता चला कि मैं पहले डायरीज लिखती थी। डायरीज में मैं जो फील करती थी वो लिखती थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशंस के लिए उसकी वजह से मैंने लिखना बंद कर दिया। तब पता चला कि मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो है वो निकल ही नहीं रहा था, जो कलम के द्वारा निकलता था। तो MHS1 के बाद मैंने फाइनली डायरी लिखना स्टार्ट किया अपनी। मैं पोइट्री भी कभी कभी लिख लेती हूँ, तो वो लिखना स्टार्ट किया। तब से मैं दुखी बहुत कम रहती हूँ और गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम कम कर दिया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं वो जो एक साथ बंद नहीं हो जाती है। फिर दूसरी बात बताने चाहूँ तो आई एम इन लव विद दिस माइक। सीरियसली, मैं हमेशा खुद को ऐसी लड़की मानती थी कि जो सबके साथ हो, वो कोई उसे पहचानता ना हो। अभी यहाँ करुणा दीदी है, फिर मेहुल भाई है, सबको मेरा नाम पता है, मेरा चेहरा पता है। सीरियसली ये मोमेंट मेरे लिए प्राउडफुल है कि मुझे सब पहचानते हैं, मेरा नाम सबको पता है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे कोई ऐसे पहचानेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को फैमिली मेंबर्स बोला है। ये माइक से तो मुझे बहुत 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 प्यार हो गया है, क्योंकि अब जहाँ जाती हूँ ना वहाँ माइक ढूंढती हूँ। खुद की आवाज ना जाने पसंद लगने लगी है। तो अभी भी यहाँ बोलने का मौका मिला तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं माइक पकड़ के ही बोलूंगी। तो थैंक यू फॉर दैट वेरी वेरी मच, क्योंकि मुझे माइक से प्यार हुआ है। फिर आपको आगे बताने जाऊँ तो मिसाल लीडिंग आई। जब हमारी मीटिंग हुई कि हमारे यहाँ कच्छ में यूथ मिसाल होने वाला है, मैं मीटिंग में गए, पता चला कि मुझे लीडिंग मिली है।
आई सेड ओके, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियसली हो जाएगा, आगे जाके करना है ना, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे कंपटीशन खत्म हुआ, उसके बाद ही तो सही खेल था कि मैनेजमेंट करना है, वॉलंटियर्स के साथ बात करनी है। नॉर्मली मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती, किसी को बोल नहीं सकती कि तुझे ये करना है। तभी कई जगहों पर ऐसा हुआ कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, और वो गुस्सा मैंने नो डाउट चंदा दीदी पर निकाला है। पर शांत तब हो जाती थी क्योंकि मैं जितना भी गुस्सा करूँ ना, उससे डबल प्यार से उन्होंने मुझे समझाया है। और ये मेरे लिए सही में शॉकिंग मोमेंट था कि वॉइसेस ऐसा करती है, कितना भी गुस्सा करो वो मुझसे प्यार से ही बात करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर उनसे मुझे ये सीख मिली कि मुझे अपने वॉलंटियर्स के साथ कैसे बात करनी है, कि उनके साथ मुझे कैसे डील करनी है। क्योंकि सेलिब्रेशन के एक दिन पहले हमें ऐसे पता चला कि हमारा एक एंकर नहीं आने वाला है, तो मैं सीरियसली ऐसे डर गई, अब क्या होगा। बट फिर भी उन्होंने मुझे बताया इट्स ओके, हो जाएगा, और तभी भी हमने आराम से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। और MHS सन में जो मैं सीख के गई थी वो मैंने दूसरों को सिखाया है, वो भी आपको बताना चाहूँगी कि सेशंस लेके, लाइव कैंप लेके, लाइव क्लास करके मैंने जो भी यहाँ से सीखा है वो सब कुछ उन्हें सिखाया है। तो थैंक यू सो मच। एंड आरती फ्रॉम कच्छ। मेरी तरफ से सबको पहले नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्योंकि बहुत ही रिलीजन्स के यहाँ पे लोग हैं, और सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मेरी जर्नी एक ऐसी है कि मैं पहले मतलब कि ओएसएस से पहले, जुड़ने से पहले तो सुनता नहीं था किसी की, जो मन में आए वो करना है, चाहे आगे से कोई कुछ भी बोले, नहीं सुननी, ठान ली थी नहीं सुननी है। ऑलमोस्ट ज्यादा क्या होता था, मेरी लड़ाई ज्यादा हो जाती थी, देख पिटाई में जम के करता था, खाता था, मार भी खाता भी था और देता भी था। तो हुआ ऐसा कि मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था। 10th में पढ़ रहा था तो मैं पहले हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, नहीं सॉरी स्कूल में पढ़ता था, फिर मैं सीधा हायर सेकेंडरी गया आफ्टर 8। जब मैं 10th में गया हायर सेकेंडरी में, ज्यादा उधर वॉलीबॉल कोर्ट था, गेम ज्यादा थी, बच्चों को यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, शायद इनको गुस्सा मत आ जाए कि हमारी बरखलाफी कर रहे हैं, बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब कि देते थे ध्यान, मतलब उतना नहीं, उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे कि बच्चा है क्लास में नहीं है। और जब भी मैथ क्लास होती मैं खिड़की से छलांग मार के वॉलीबॉल खेलने चले जाता था। एट हुआ ये एग्जाम भी दे दिए, तो मैं मैथ में फेल हो गया 10th क्लास में। अब फेल हुआ हूँ, अपने कारनामों की पता है फेल है, तब भी जब फेल हुआ दुख तो हुआ है, नहीं यार फेल हो गया। तो ऐसा दूसरे दिन मेरे पापा को कलकत्ता निकला था, मेरे साथ ही नेबर्स में मतलब कि उनकी भी लड़की का 10th था, तो फिर जब रिजल्ट निकलती पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो वो नेबर था मेरा, उसको भी पता था ये फेल है। अब मैं दूसरे दिन दिल पे पत्थर रख के निकला बाहर, नहीं तो फेल है, चल निकल जा बाहर, करेंगे क्या ये लोग। तो निकल गया बाहर, पापा को गाड़ी में ड्रॉप किया, जो नेबर था उसकी बेटी का रिजल्ट निकलता, उसका बाप मुझे बोलता है तू क्या निकला, तू क्या निकला? अरे भाई जब तूने सुनना भी है कल ये फेल है, तो तब भी आग में घी का काम। ऑलमोस्ट फिर ना मैं चुप हो गया 2 मिनट, बोलता है नहीं बोलना है कि कितनी किताबों को फेल है, ऐसे बोला। मेरा रिएक्शन ये था, मैं बोला क्यों तूने कल नहीं सुना मैं फेल हूँ, क्यों खैरियत है? उड़ के गया तो निकल गया, अपना ही यार बंदे को स्ट्रेस लेवल है, एक तो फेल निकला है, ऊपर से घर का भी टेंशन है, ऊपर से वो जोर से भड़का रहा है। तो फिर जो मैंने ये उसको कुछ नहीं ना बोला, तो ये मैं कैंप की वजह से नहीं बोल पाया। मतलब कि ये मैं कैंप से पहले अगर होता तो उसको मैंने लगा दिए होते कान के नीचे 2-4, तो बार फिर किसी को नहीं बोलता। मतलब कि वजह से जब से मैं जुड़ा, मतलब कि नरम हो गया। जो मेरा पहले स्ट्रेस था, मतलब कि मैं रूड बिहेव करता था किसके साथ, अब वो नहीं है, अब मैं हर किसी के साथ नॉर्मली करता हूँ। ये था। घर जाके ये सोचा मैंने, वाह भाई बंदा तो तूने इतना काम कर लिया, जो तू बोल
मतलब कि इसको चांटा लगाने वाला था वो तूने नहीं लगाया, तो फिर तूने बोल भी क्यों दिया? मतलब कि कश्मीरी में क्या कहावत है क्या, हून हो रहा कारखान पकान, मतलब कि हाँ कुत्ता भौंकता रहता है तो रास्ते में लोग अपना काम करते हैं। मैंने भी यही सोचा, उसने बोला तो मुझे क्या फर्क पड़ा? तो फिर ये फील हुआ मेरे को ये भी नहीं बोलना चाहिए था उसका, ये फील हुआ मेरे को कैंप के बाद। मैं जुनैद 19 साल का फ्रॉम कश्मीर। मेरी स्टोरी है कॉलेज की, जो गए साल में मेरे 1 साल तक की जर्नी रही। तो उसमें पूरा साल निकल गया कॉलेज का, और एंड में जो एग्जाम आती है, एग्जाम के दिन चल रहे थे, 3 दिन की एग्जाम थी, तीनों दिन खत्म हो गए। और एंड के दिन में वाइवा थे हमारे, और सर ने बोला कि अभी बहुत टाइम है, आप लोग बैठो यहाँ पे, जिस बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाहर नहीं जाएगा रूम से। तो सभी बातें कर रहे थे, और 2-1.5 घंटे तक का वक्त था, और मैं तो रहा इमेज ही, कैसे बैठ तो नहीं सकता, कुछ करूं। सर भी बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहे थे, और सभी बच्चे ऐसे बातें कर रहे थे, और मैं कोने में बैठ के सोच रहा था कि उठूं और जाके बोलूं कि कोई गेम खेले या कुछ ऐसी कोई चीज करे जो सबको आज यादगिरी के रूप में सबको मिले, ऐसा मैं सोच रहा था। पर मुझे डर था कि सर को कैसे जाके बोल दूं ऐसा, वो सुनेंगे या फिर बच्चे क्या कहेंगे कि ये लड़का क्यों ऐसा बोल रहा है। पूरे साल मेरा बिहेवियर में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, ऐसा था पूरा, काम के सिवा कुछ नहीं बोलता था। तो फिर मैंने सोचा और मैं गया सर के पास, और मैंने कहा कि सर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलो। कोई गेम खेले, ये सभी आवाज कर रहे हैं, आज का दिन यादगार रहे, इसलिए मैंने कुछ सोचा है, तो आपकी परमिशन हो तो मैं करूं। तो उन्होंने कहा मुझे पहले बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा कि स्टेज पे एक लड़का लड़की आएंगे, और सभी के लिए जो 1 साल गया उसमें किसकी अच्छी बात पसंद आई हो या बुरी बात पसंद ना आई हो, उसको बताना चाहते हो, जो चाहे वो बोल सकते, ऐसा कुछ करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने बोला। तो सर ने थोड़ा सोचा, फिर कहा कि कोई बात नहीं, अभी तक तो बहुत समय बाकी है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। और मैं गया, पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऐसा करके मैं गया, और मैंने बोला कि सर का मुझे टाइमिंग का स्केड्यूल बहुत पसंद है, वो 8 बजे बोलते हैं और 8 बजे आ ही जाते हैं। और इस लड़का बात करता है, कुछ भी बात मुझसे आके करता है तो काम की ही करता है, वो मुझे बहुत पसंद है कि बिना फालतू की नहीं बोलता है, ऐसा मैंने सब कुछ बोला सभी के लिए। तो फिर आने लगे, एक एक करके आने लगे, और जो एंड में तो सर के लिए भी बोल रहे थे, सर बैठे थे, सर हमें पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिंसिपल के बारे में बताया। और फिर वहां से प्रिंसिपल भी गुजर रहे थे, ऐसा किसी ने बोला पता नहीं मुझे, और वो भी आके पीछे आके बैठ गए। और उनके बारे में जो लड़के बोल रहे थे कि प्रिंसिपल ज्यादातर हमारे साथ बातें नहीं करते, पर जब भी वो क्लास में आते और 1-2 शब्द बोलते फिर भी इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत, ऐसा सभी लड़कों ने बोला, तो वो भी खुश हो गए थे। तो एंड में मेरे बारे में भी बताया कि ये लड़का हमारे साथ पढ़ा और 1 साल हो गया, फिर भी बिना कुछ क्या कहते हैं कि इनकी वैल्यू सिस्टम है कि ये नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, वो मैंने देखा है। ऐसा मैं बोलता हूँ कि मेरे नियम में मैंने अपने खुद के लिए मैंने नियम बनाए हैं कि मैं ये चीजें नहीं करूँगा, तो अब नहीं ही करूँगा। तो
एंड में मुझे फीडबैक मिले कि वो ये गेम आपको कहाँ से मिली या आप कहाँ से सीखते हो। तो मैंने कहा कि ओएसिस करके मेरा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मैं सीखा हूँ और आपको लोगों को भी मैंने शेयर की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैंने किया। और परमिशन लेने डर तो बहुत था कि ये कुछ वो नहीं था कि क्या कहते हैं परमिशन लेने जाते हैं तो कैसा हमको फील होता है। फिर भी मैं उठ के गया और मैंने बोला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है रजनीश और आगे सबने शेयर किया तो मैं भी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं एक्चुअली एक स्कूल में टीचर हूँ, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेटअप में मैं पढ़ाती हूँ और मैंने कॉलेज ख़त्म नहीं की है, फिर भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो जब पहले जॉब मिली थी तो काफ़ी सारे लोगों से ऐसे सुनने को मिला, ठीक है आ गई है क्या कर लेगी, छोटी है समझ में नहीं आता, कुछ कर लेगी 1 साल के लिए, उसको तो अभी हम ऐसे स्टूडेंट की तरह ही देखते हैं कि करेगी जो भी करना है, पर ऐसे कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक प्रोग्राम है MUN करके, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसमें आपको बाहरी देशों के मतलब ऐसे देश दिए जाते हैं और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करते हो। जैसे मैं सीरिया हूँ और मैं सीरियन सिविल वॉर बाकी सब देशों के साथ डिस्कस करती हूँ। बहुत ही ग्रेट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, सब मिलते हैं, बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर कुछ होता नहीं है। तो जब मैं स्कूल में थी तब मैं भी ये करती थी, ऐसा लगता था वाह मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ दुनिया में, इतना अवेयरनेस है मुझे कि ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है। पर जैसे ही बड़ी होती गई वैसा लगा कि बोल तो रहे हैं सब पर एक्शन में कुछ नहीं है। तो मैं 7th स्टैंडर्ड को पढ़ाती हूँ, तो मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम MUN में गए, बहुत इम्प्रेस होकर वापस आ गए, सूट वूट पहन के गए थे पहली बार। तो आगे बोले कि क्लास में हम भी ऐसा कुछ करते हैं, कि हम भी एक MUN करते हैं। तो तब मुझे सडनली ऐसा रियलाइज हुआ कि तब तो मैं स्टूडेंट थी, ऐसे चेंज नहीं ला सकती थी, ऐसा मुझे लगता था। पर अब तो मैं टीचर हूँ, हमेशा ऐसे हम सोचते हैं कि अब क्या लाइक अब मैं मेरे बच्चों को कैसे गाइड कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सोचा और मेरे बच्चों को सिर्फ ऐसे क्वेश्चन किया कि आप ये जो MUN करके आए उसके बाद आपको एम्पावर्ड फील हुआ, ऐसा अकम्प्लिश्ड फील हुआ। तो उन्होंने बोला अवेयरनेस आई पर ऐसे अकम्प्लिशमेंट जैसा कुछ फील नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें ऐसा पूछा कि आपने सिर्फ बात की पर कुछ किया नहीं, तो आपको ऐसा अच्छा लगा? तो उन्होंने बोला बात तो सही है, ऐसा थोड़ा अधूरा अधूरा लगा। तो फिर नेक्स्ट डे वो लोग मेरे पास आके बोले कि व्हाट इफ हम लोग खाली MUN का सेटअप ले लेकिन हम कोई लोकल प्रॉब्लम ले और एज अ रेजोल्यूशन हम जो भी रेजोल्यूशन बनाए वो एक्चुअली एक्शन में जाके इम्प्लीमेंट करें। तो मैंने बोला बहुत अच्छा, ऐसा कुछ करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम लेना है? काफी कुछ सोच के डिसाइड किया कि ट्रैश है, इतना सारा कचरा है इस दुनिया में, तो उसके बारे में कुछ करते हैं। तो डिसाइड किया ट्रैश है, ठीक है। तो एज एन एक्सपीरियंस अब मुझे प्लान करना था, तो बातचीत करके काफी कुछ डिस्कस करके हमने डिसाइड किया कि सूरत में डंपयार्ड है, खजोट डंपयार्ड करके, बहुत ही पूरे सूरत का कचरा उधर आता है। तो मैंने डिसाइड किया इन बच्चों को उधर लेके जाना है। अब आते हैं रिच फैमिली से, इनके पेरेंट्स की अरे मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे छी ये क्या है। वैसे अच्छे से उनसे बात की कि आज हम एक यूनिक जगह जा रहे हैं जहाँ शायद आप पहले कभी नहीं जाओगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो ना वो मुझे इस एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो चैलेंज बच्चों की ईगो में आ जाते कि नहीं मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो जाऊंगा। गए हम खजूर डंपयार्ड में, उससे पहले भी डिस्कशन काफी किए थे इस पे उस पे। पूरा देखा तो दूर से माउंटेन दिखा, ग्रीनरी का नहीं कचरे का, एक नहीं दो नहीं 4 5 6 इतना गंद, इतना सारा कचरा और ट्रक पे ट्रक आए जा रही है। और मैंने बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। एक जो थे वो देख रहे थे कि किस टाइप का कचरा है, दूसरे जो थे जो आजू बाजू के लोग हैं उनसे बात कर रहे थे, तीसरे जो थे वो SMC के लोगों के साथ बात कर रहे थे। ये पूरा एक्सपीरियंस और फिर रिफ्लेक्शन का सेशन आया। तो जो बच्चे कचरा देख रहे थे बोल रहे थे कितना सारा कचरा था जो वहां पे नहीं जाता, मतलब रीयूज हो सकता था या रिसाइकल हो सकता था, पर उधर अभी मिक्स हो गया तो अभी गया। तो एक बच्चे ने शेयर किया, दूसरे बच्चे ने शेयर किया कि मैंने जो वहां के लोगों के साथ बात की, मुझसे भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम इतना सारा कचरा करें तो उनको क्यों भुगतना है, वो क्यों उसके आजू बाजू रहते हैं।
उनको कैसा फील होता होगा, हम तो इधर आधे घंटे 1 घंटे के लिए, पर वो तो उधर रहते हैं, हमारे कारण उनको ऐसा सब होता है। तीसरे जो एसएमसी के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम सेग्रीगेट नहीं करते वेस्ट, तो उनको इतना डिफिकल्टी होता है। और ये एक्सपीरियंस ने इतना मूव किया उनको कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम अपने अच्छे से घर में बैठ के बाकी लोगों का, दुनिया का बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतने संवेदनशील बच्चे थे, उनको एकदम ही दिल पे ये बात लग गई कि ये तो एकदम ही गलत है। तो फिर चल पड़े। एमईएन में एक प्रथा होती है सोशल्स करके, जो पार्टी टाइप का होता है। तो मैंने बोला अभी क्या करनी है, तुमको पार्टी करनी है? तो उन्होंने बोला नहीं अभी ऐसा देख के कैसे हम कोई रेस्टोरेंट में जाके ऐसे पार्टी कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो बाकी हम कहीं पे भी जाते हैं तो पता है प्लास्टिक के ग्लास में देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं, प्लेट्स देते हैं, हम यूज करके थ्रो कर देते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया ये यूज एंड थ्रो मेंटालिटी प्रॉब्लम है, कि अगर हम कचरे को मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, कि चीज इस्तेमाल की फेंक दी, प्रॉब्लम वही है। तो उन्होंने डिसाइड किया अब हम जाएंगे, खाएंगे, अच्छा खाएंगे लेकिन अपने खुद के टिफिन बॉक्स में खाएंगे और खुद धोएंगे। तो मॉल में गए तो सब बच्चे लेके गए अपने टिफिन, अब बोल तो दिया था पर शर्म आती है उन्हें, है तो छोटे बच्चे कि अरे सब देख रहे हमको, इसमें भी राइस खाते तो धो के अभी आइसक्रीम इसमें मैं कैसे खाऊं, वो वॉफल वाला नहीं दे रहा तब मैं नहीं खा सकता वॉफल। तो इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट था, पर एक बार कमिटमेंट दी थी कि नहीं, हमने डिसाइड किया कि ये चीज को टिफिन में लाना है। तो वो प्राइड से फिर खुद तो खाया, आजू बाजू के बड़ा सा मॉल था तो सबसे बात की कि आज हमने देश को बचाया, आप क्या स्टेप ले रहे हैं इस चीज के लिए। और काफी ऑकवर्डनेस को ओवरकम करके उन्होंने डिसाइड किया कि नो दिस इज समथिंग, ये तो चेंज हम ला ही सकते कि थिएटर में जाके एक प्लास्टिक की बॉटल है तो हम कितना इजीली ले लेते हैं, पर वो सालों हजारों सालों तक वो रहने वाली है बॉटल। उसकी जगह अगर हम खाली खुद की बॉटल लेके जाए तो एक बॉटल को हमने बचाया। तो ऐसे हमने डिसाइड किया। फिर 3 दिन एमईएन क्या है, हमने बहुत डेप्थ में डिस्कशंस करके 13 अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस लिए जो हम स्कूल में और सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जो बच्चों ने इम्प्लीमेंट भी करना चालू किया। तो इसका प्रेजेंटेशन हुआ सब स्कूल के टीचर्स के सामने कि बच्चों ने ये सब काम लिया है। तो वो प्रेजेंटेशन के बाद सब टीचर्स जो मुझे पहले बोलते थे वो आए मेरे पास और बोले कि 4 साल पहले जब मैं स्कूल में आया था ना तो ऐसे ही कोई पैशन के साथ आया था, पर मैं भूल गया था और नॉर्मल टीचिंग खाली पढ़ाना ये सब चालू कर दिया था। आज मुझे रियलाइज हुआ कि एज अ टीचर हमारा काम सिखाना नहीं, इंस्पायर करना है बच्चों को। तो जब ये डिस्कशन हुआ उनके साथ तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे भी एक चीज के बारे में पैशन है तो मैं भी इस चीज को ऐसे लेके जाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे इतने संवेदनशील, जो हमारा काम है वो पैशन उनमें ट्रांसफर करना। और मेरा एक टीममेट था, उसने मुझे आके बोला कि अगली बार से कोई अगर मुझे आके बोले ना कि छोटे बच्चे या एज मैटर करती है तो मैं हमेशा तेरा एग्जाम्पल दूंगा कि टीचर तो बनना ही चाहिए, एज से फर्क नहीं पड़ती और हमारा काम खाली सिखाना नहीं पर सही चीज और वैल्यूज देना है। क्योंकि अगर हम बच्चों को सही और गलत नहीं बनाते, अगर उन्हें सोसाइटी के लिए ज्यादा संवेदनशील नहीं बनाते तो कोई पॉइंट नहीं है ये एजुकेशन का। तो उसने बोला कि आज मैं कभी भी किसी से बात करूंगा तो ये ऐसे करूंगा। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट कि अगर हमारे में पैशन और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कैसे एक मिसाल से और मिसाल बना सकते हैं। ये बच्चों ने जो सब बोला कितनी बड़ी बात है ये एज पे सोचना कि नहीं मैं सिर्फ अपना क्यों करूं, मैं दूसरों को कितना दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूँ, सोसाइटी के बारे में कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो बीइंग अ मिसाल इज बीइंग मोर लविंग। इट इज अबाउट सेइंग कि ये दुनिया सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये दुनिया सबके बारे में है और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आज मैं जो दूसरों के लिए करता हूँ उससे काउंट होता है। तो ये जर्नी में ये सब बच्चे अभी उतरे हैं, हम सब उतरे हैं। So this is what is being मिसाल। So it is your chance to be a मिसाल कि आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्यार और ज्यादा से ज्यादा चेंज कैसे ला सकते हैं। साइनिंग ऑफ, रिया, 20 years old। Questions? Yes, audience time. मिसाल के सारे बच्चों को अभिनंदन। काफी सारी सक्सेस स्टोरीज कही गई, एक शायद फेलियर की बात कही गई। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर फेलियर आ जाता है, वो शायद लाइफ में इनएविटेबल है, कभी फेलियर भी आ सकता है, तो मिसाल के प्रोजेक्ट में जो हमने तालीम पाई वो अगर फेलियर आता है तो वो कैसे हेल्प करेगी? रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं,
तो इट्स ओके, वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको स्माइल देनी है और थैंक यू कह के निकल जाना है। और अगर समझा पाते हैं तो उनके बाद से हमें समझाना ही है और हमारी जो जर्नी है उनको समझाने की वो चालू ही रखनी है। चेंज हो जाता है कि ऐसे सोचते हैं फेल हो गए तो पता चलता है अरे फेल नहीं हुआ, खाली ट्राई करना बंद किया, ट्राई करना चालू कर दोगे तो फेलियर गया। तो ये भी एक परसेप्शन चेंज आ जाता है। और एक वो होता ही है कि तो क्या हुआ, ये तो सीखने का चांस है, ये तो मौका है। लोग तो कहेंगे, अगर सुनेंगे नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सुनना एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दूसरों का सुनना, फेलियर को एक्सपीरियंस करना, तो वो एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक अवेयरनेस भी आ जाती है कि अब तो सिर्फ ट्राई ज्यादा करनी है, ऐसे कुछ फेलियर जैसा भी आया नहीं है। हम सारे बच्चों जो हैं वो मिसाल में संकलित है। मिसाल के प्रोजेक्ट का लाभ हमने सभी बच्चों ने लिया है और उसके बाद आत्मविश्वास पाया है, सेल्फ एस्टीम में बढ़ा हुआ है, हमें बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो सारे लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हैं। तो अब हम समझे, एक विजुलाइज करें कि अन्य बच्चों जो हैं जो मिसाल में प्रोजेक्ट में सम्मिलित अब तक नहीं हुए और हमें उनको करना चाहते हैं, तो हमारी जो तालीम है, हमें जो देखने मिला है, हमने जो पाया है, उसमें से कौन से एलिमेंट्स उनको भी मिले वैसा हम सोचेंगे। उसमें तो खास ऐसा ही है कि हमारी तो मैन पावर कमी है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल डबल करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आपने शायद वीडियो में भी देखा, तो खास हमारा मोटिव यही है कि हम एज अ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक जगह हर एक बच्चे को टच नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे ही है, हम सभी है जो एक दूसरे को, हमारे फ्रेंड सर्कल हो, हर कोई हो, उन सबको हम हमारे थ्रू ही इंस्पायर कर सकते हैं या फिर इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो व्हाट इज आवर मोटिव कि हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे, जो सीखने सिखाने की जर्नी है, तो हमें जो मिल रहा है, हम जो सीख रहे हैं, हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हम सब आसपास जो हमारे टीम्स है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, उन सबको हम वो बैच शेयर करें। इसी से आई थिंक जो सीखना और सिखाने की वो जर्नी है और वो एक फीलिंग है कि नहीं ये मुझ तक ना रहे, हर दिन किसी तक पहुंचे, ये चीज मुझे लगता है हम हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। और जैसा हर्ष ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा गोल है एक इंसान को उसके करीब लाना, क्योंकि एक बार वो अपने आप के टच में आ जाता है, फिर वो जिस चीज के लिए केयर करता है वो तो हो ही जाएगा, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम ये करो वो करो। तो आई थिंक वो एक मेन एलिमेंट है कि एक बच्चा अपने करीब की वो क्या फील करता है, वो किस चीज के बारे में केयर करता है, उसके कैसे नजदीक आए, ताकि वो फिर उसको एक्शन में चेंज करके चेंज ला सके दुनिया में। आप लोगों को मैं बधाई नहीं दे सकता। मैं ये बोलूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है आप अपलिफ्ट कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग मिलके जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो स्कूल का जो करिकुलम है, पढ़ाने का जो बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए या उसमें कुछ कमी महसूस करते हैं आप? और आप लोग क्या समझते हैं क्या कर सकते हैं तालीम में, जो आपकी तरफ से जो सलाह क्या हो सकता है कि इसको ठीक करने के लिए? मतलब कि आपका क्वेश्चन ये है कि स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है तो उससे हम कैसे डेवलप करें। हाँ। तो स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है वो खाली मतलब किताबों के बारे में बोला जाता है, उसमें बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलती है। अगर ऐसा हो ना कि स्कूलों में डेवलप हो कि बच्चों को एक सेशन फ्रीडम का दिया जाए कि भाई तुम क्या चाहते हो, मेरा ये मानना है कि बच्चा भी खुल के बोल जाए। जब टीचर ने बच्चे को स्केल से मारा, सोटी दिखा के मारा, नहीं कल काम करके लाना है, वो तो फिर दूसरे दिन जिद से करता ही नहीं, बोलता है आज मैंने एक खाली कर दो और खा लूंगा, फर्क क्या पड़ जाएगा।
ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एजुकेशन में डेवलप मतलब कि बहुत सारी, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज, प्राइवेट स्कूल्स है उनमें एक्टिविटीज होती है, पर जो गवर्नमेंट बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज नहीं ले पाते जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। वो अपनी जगह अंदर ये फील करते हैं कि क्या पता वो अमीर है हम गरीब है। अगर इक्वलिटी हो जाए ना तो ठीक है। थैंक यू। ये तो खैर बहुत ही गहन विषय है, 2 मिनट में इसका जवाब दे सके ऐसा है ही नहीं। पूरा दिन भी कम पड़ जाए कि हमें क्या सुधारा करना चाहिए, किस चीज की कमी है। लेकिन खास तो बच्चा, जिस तरह जुनैद ने भी कहा कि खुद की लाइफ के साथ ज्यादा जुड़ सके, सही जीना सीख सके, ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम में हमें मिल सके तो शायद वैस इसकी जरूरत ना पड़े। जरूर। नहीं, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि चेन्नई में एक मद्रास यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी आदिशेषय्या करके, उन्होंने कंपलसरी कॉलेज स्टूडेंट को एक क्लास लाया सोशल वर्क करके, और वो जो सोशल वर्क नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा करके एक आदेश भी निकला था। लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो वो बेकार के कुछ काम कर लेते थे, एक पेड़ डाल दिया, उसको बोला सोशल वर्क कर दिया, लेकिन एक सिस्टम नहीं था जो बच्चों के लिए जो होना चाहिए, जो इस सोशल वर्क में ऐसा ऐसा करना चाहिए, नहीं करना। मैं नहीं समझता हूँ कि आप मुझे जवाब दें, मैं जवाब के लिए नहीं आया। मैं समझता हूँ आप इसमें आप एक वर्कशॉप करें, खुद ही करें, और थोड़ा गंभीरता से आप इसकी चिंतन करें, बैठक करें, और हम ओएसिस को सलाह दें, हम सब लोगों को सलाह दें कि ऐसा ऐसा करने से अच्छा रहेगा। जैसा उन्होंने जुनैद ने कहा, एक फ्रीडम क्लास अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा आप उसमें ज़्यादा जोर देके आप हम लोगों को सलाह देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यही सोचना बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सही करते हैं या नहीं करते? बिकॉज वी फील दैट सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट कल्प्रिट राइट नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो नहीं सीखने की बात है वो भी वो सीखता हो तो सही, और उसकी लाइफ में क्या हेल्पफुल है, क्या प्रायोरिटी है, उसके ऊपर है। बाकी सोशल मीडिया यूज करना कि नहीं करना उसका तो बच्चा ही डिसाइड कर सकता है कि उसकी लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चे लोगों को नहीं पता ना क्या। हाँ, मतलब वही है कि एनर्जी है कहीं और नहीं जा रही, इसलिए सोशल मीडिया में यूज हो रही है। तो हम लोग हेल्प करते हैं कि वो एनर्जी को राइट मिशन के साथ जोड़े, राइट पैशन के साथ जोड़े, और फिर ऑटोमेटिकली वो बच्चा खुद ही ये सब डिसीजंस ले लेता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं करना है। हमारे पास एक ऐसा सेशन है श्रेय और प्रे करके, तो उसमें से हम वो वर्कशॉप ले सकते हैं कि राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस, तो उससे वो सीख जाएंगे। वेरी गुड। थैंक यू सो मच।